नेक्स्ट देखते हैं पोलराइजेशन वेक्टर्स। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, तो जिस वजह से थोड़ा सा देखिए अब इसमें पोलराइजेशन वेक्टर देखते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है? पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है बेटा, वो होता है नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है किसी भी पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक का पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि जो है ये हमारे पास कोई, हमने बीच में जैसे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया था। ठीक है बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया था, ये पॉजिटिव चार्ज था और देखो ये नेगेटिव चार्ज प्लेट थी। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने रख दिया था। क्लियर है? तो ये ई नॉट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको मैंने बताया था, देखो ऐसे ऐसे थोड़े ऐसे ऐसे डाइपोल्स होते हैं, ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं। ये देखिए, अगर मैं दिखाऊँ इसमें ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये बताओ, ये जो छोटे छोटे डाइपोल्स जोड़ेंगे, ये छोटी छोटी डाइपोल्स इस तरह डायरेक्शन में होंगे। अगर आप देखें तो पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक क्या कहलाता है? पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक कहलाता है जो छोटे छोटे डाइपोल्स हैं। कितने डाइपोल्स हैं होंगे? ये बहुत सारे डाइपोल्स होंगे, ऐसे तो एन डाइपोल्स होंगे और इनका छोटा छोटा एन डाइपोल्स मोमेंट होगा, छोटे छोटा। अगर एन डाइपोल, एक का डाइपोल मोमेंट अगर मान लो इसका स्मॉल पी है, तो एन का कितना हो जाएगा? एन पी नहीं हो जाएगा? और ये पूरा एन पी जो पूरे डाइपोल्स में जो पूरे ये जो डाइपोल्स हैं, ये जो पूरे इसी वॉल्यूम में तो फैले हुए हैं, इसका वॉल्यूम वी है, तो पर यूनिट वॉल्यूम ये कहलाएगा पोलराइजेशन वेक्टर। इसे वेक्टर पी से नोट करते हैं। ये ध्यान रखना, ये स्मॉल पी है, ये स्मॉल पी है, याद रखना ये स्मॉल पी है, स्मॉल पी बनाया है ऐसे पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कैपिटल पी बनाया है, ऐसे बनाते हैं थोड़ा वेक्टर पी ऐसे बनाते हैं। ठीक है बेटा, एन स्मॉल पी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये कहलाता है पोलराइजेशन वेक्टर्स। देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए एन पी अपॉन वी, मतलब छोटे छोटे डाइपोल्स होंगे। ठीक है, और एक डाइपोल का जो है, एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है पी, तो एन डाइपोल्स का डाइपोल मोमेंट होगा एन पी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कहलाता है पोलराइजेशन वेक्टर्स। और नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है? स्मॉल एन। एन क्या है? नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है, इसकी यूनिट हो जाती है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो पर यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब लिख देंगे, और डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलाम मीटर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर ये इसकी यूनिट बनती है किसकी? पोलराइजेशन वेक्टर्स की। अब आप देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर और सरफेस चार्ज डेंसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी देखते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर्स और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, जिसे बोलते हैं सिग्मा पी। क्या कहते हैं? सिग्मा पी। अब आप देख सकते हैं जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो क्या कहलाता है? टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये कहलाता है। जो डाइपोल मोमेंट होता है किसी डाइलेक्ट्रिक का, वो मैंने आपको बताया था। देखो ये जो है आप देख सकते हैं, ये माइनस क्यू पी, ये प्लस क्यू पी है। इधर देखें आप, ये माइनस क्यू पी चार्ज है और ये प्लस क्यू पी चार्ज है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है बेटा? ये ऐसे समझो, ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू पी हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज क्यू पी हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी है? ये है डी। ये देखो ना, ये दो जो डिस्टेंस लिए, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है डी। तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा ये बताओ? डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक का क्या होगा? बोलो, जो डाइपोल मोमेंट है डाइलेक्ट्रिक का पूछा है, डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? यही तो होगा नेट डाइपोल मोमेंट बेटा। इधर ही तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, जो होगी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो यही तो डाइपोल मोमेंट होगा। ये कितना होगा? माइनस क्यू पी इंटू डी। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? आइदर चार्ज, देखो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू पी, उधर है प्लस क्यू पी, और इनके बीच की दूरी जो 2L है वो यहाँ पर डी दे रखी है। तो जो डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, अंदर, तो वो कितना होगा? क्यू पी आइदर चार्ज इंटू डी। ये तो क्या लाएगा? क्यू पी इंटू डी। तो ये बताओ क्यू पी इंटू डी क्या लाएगा? और वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक का कितना है? वी है। ठीक है, आप कहेंगे सर अभी तो एन स्मॉल पी लिखवाया था आपने, स्मॉल पी। हाँ, वो डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में था, मैं क्यू पी के टर्म्स में बोल रहा हूँ। तो क्यू पी इंटू डी ये डाइपोल मोमेंट कहलाएगा अंदर वाले, अंदर जो चार्ज हमारा इंड्यूस्ड हुआ है, जिसकी चार्ज डेंसिटी चार्ज दे रखा है माइनस क्यू पी और इधर प्लस क्यू पी, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो माइनस क्यू पी से प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी है? डी। तो डाइपोल मोमेंट होता है आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो क्यू पी इंटू डी हो गया, और पर यूनिट वॉल्यूम है ये। क्यू पी बराबर होता है सिग्मा पी बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू पी अपॉन ए। तो क्यू पी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? सिग्मा पी इंटू ए हो जाएगा, तो वो उठा के यहाँ रख देंगे इंटू डी। अब देखिए एरिया इंटू डी को क्या कह सकता हूँ मैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, तो पी बराबर क्या आ गया? सिग्मा पी आ गया। तो ये जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है ये किसके बराबर होता है? इंड्यूस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और पोलराइजेशन वेक्टर। इसे सिंबल को जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं काई।
याद रखना, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ की है यहाँ पर भी। देखो वही दो प्लेट्स के बीच में हमने क्या कर रखा है, एक डाइलेक्ट्रिक की स्लैब डाल दी है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इधर, वो आपको पता है ईपी कह देता हूँ मैं, ठीक है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस ईपी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सबको पता ही है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में बताना चाहता हूँ क्या होता है कि कोई मीडियम है, सपोज कर लो कोई मीडियम रख दिया, मान लो एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, ये मान लो मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मान लो दे रखी है 1, इसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी दे रखी है 3। तो ये बता रहा है कि जो ये मीडियम 1 होगा बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, अगर ये मटेरियल जो है, ये मीडियम जो है, अगर इसकी ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी 1 रखता है, तो ये कह रहा है कि ये मीडियम जो पोलराइज्ड होगा, केवल और केवल कितना पोलराइज्ड होगा, मान लो 1 टाइम्स पोलराइज्ड होगा। मतलब कह सकते हो जो भी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 1 है और इसके वाले मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो जिसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कम होगी वो मीडियम कम पोलराइज्ड होगा, ये ध्यान रखना। बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इस मीडियम को क्या किया, इसने पोलराइज्ड किया। यहाँ से भी बाहर का मीडियम आया, इसने भी इस मीडियम को पोलराइज्ड किया। लेकिन ये बताओ इनमें से कौन सा मीडियम ज़्यादा पोलराइज्ड होगा, जो है जिसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये बताती है कि कोई मीडियम बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना ज़्यादा पोलराइज्ड होगा। जो मीडियम जितना ज़्यादा पोलराइज्ड होगा उसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। या ये कह सकते हैं कोई मटेरियल जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा रखेगा वो मीडियम उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से पोलराइज्ड होगा। पोलराइज्ड मतलब समझते हो ना कि जो है पोलराइज होने का मतलब जो मीडियम है, मीडियम के अंदर बहुत से चार्जेस होंगे, बहुत से चार्जेस होंगे, मतलब बहुत से चार्जेस होने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर एटम्स होंगे, वो एटम बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि एक टीचर आए, मान लो स्कूल के अंदर मान लो 2 डिफरेंट टीचर्स आए एक क्लास में, ठीक है, और तुम एक मीडियम हो, एक टीचर्स ने ज़्यादा तुम्हें इन्फ्लुएंस कर दिया, एक टीचर ने कम इन्फ्लुएंस किया। जिस टीचर ने ज़्यादा तुम्हें पोलराइज किया उसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसने कम इन्फ्लुएंस किया तो उसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कम होगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को समझ सकते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में आप देखें कि जो भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट जो बनेगा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, ये मैंने आपको बता दिया। जब नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएंगे, तो एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में। है जाएगा, हो जाएगा बेटा या नहीं हो जाएगा बताओ। उस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो आप देख रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ठीक है, ये जो डाइपोल मोमेंट है जो आप देख रहे हैं, ये डाइपोल मोमेंट बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से डिपेंड करेगा। बाहर जो भी है ये डाइपोल मोमेंट जो है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, या कह सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हो गया। किसके हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई नहीं है, ये ई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेटा, ये जो आपको दिखाया है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर बनना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर बनना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो है जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अंदर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे उतने ही ज़्यादा पोलराइज्ड होंगे। ठीक है, तो वेक्टर पी प्रोपोर्शनल टू होता है वेक्टर ई के। जब वेक्टर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू काई आ जाता है, जहाँ काई क्या होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती है, जिसकी वैल्यू होती है वेक्टर पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होती है। ये ध्यान रखना है। जहाँ वेक्टर पी क्या होता है, ये वेक्टर पी पोलराइजेशन वेक्टर होता है। क्या कहलाता है, ये पोलराइजेशन वेक्टर कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये ई जो है ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, क्या है ये कहलाता है। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर मालूम नहीं है तुम्हें, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा पूरे वॉल्यूम में, जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा वो पोलराइजेशन वेक्टर है। ठीक है, और ये पोलराइजेशन वेक्टर बाहर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो जो है अंदर पूरे वॉल्यूम में जो है हर डाइपोल्स पे का डाइपोल मोमेंट जो होगा क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये ध्यान सकते हैं, इसकी यूनिट देख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट की जो पोलराइजेशन वेक्टर की यूनिट थी वो कूलम पर मीटर स्क्वायर थी, और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, और ये न्यूटन पर कूलम होती है, इससे यूनिट लेस आ जाएगा।
तो आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलना यूनिट लेस होता है, और उसकी डायमेंशन क्या होती है, बोलना डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है ये है, बताओ इतना समझ में आया आप लोगों के? आई होप समझ में आया होगा। ये ध्यान रखना, ये पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है, ये जो यहाँ से प्रूफ करके आया है, ये पोलराइजेशन वेक्टर किसके बराबर आ गया है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी के बराबर आया है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, कैपिटल P इक्वल टू सिग्मा P, ये वो पहले प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे। तो ये बस आगे यूज़ होने वाली है। अब जो रिलेशन बताने वाला हूँ, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार पूछा भी गया है ये। तो रिलेशन बता रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है मेरे भाई। तो देखेंगे, अगर हमारे पास जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, शुरुआत यहीं से करेंगे, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E0 माइनस EP, सही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा EP होगा सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया भी था कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती है, ठीक है, इधर जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था, ठीक है, ठीक, और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था। तो इधर कह देते ये प्लस QP है, और इधर बोल देते माइनस QP है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो EP कितना हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है EP जो अंदर क्रिएट हुआ है वो EP है, EP इक्वल टू हुआ सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है अब तुम्हें पता है सिग्मा P किसके बराबर था, मैंने अभी प्रूफ कराया है। सिग्मा P किसके बराबर था, पोलराइजेशन वेक्टर के। तो वेक्टर E लिख देंगे, सिग्मा P इक्वल टू क्या लिख देंगे, वेक्टर P लिख देंगे। अच्छा, वेक्टर P की वैल्यू जो है अभी आपने निकाली है कितनी, एप्सिलॉन नॉट काई, और वेक्टर E बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, काई, इसे वेक्टर P बोल दिए। सिग्मा P बराबर वेक्टर P के प्रूफ किया है, ऊपर देख लीजिए आप यहाँ पर, ये जो है पोलराइजेशन वेक्टर है मेरे भाई, पोलराइजेशन वेक्टर है। ठीक है, जो कि क्या निकाला है, सिग्मा P के बराबर निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया है एप्सिलॉन नॉट काई वेक्टर E लिख दिया है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो बच्चों वेक्टर E बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट वो E0 माइनस काई वेक्टर E। ठीक है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस काई इक्वल टू E0, तो 1 प्लस काई इक्वल टू हो गया E0 बाई E। ये मैंने आपको बताया था, ये क्या कहलाता है, E0 बाई E के कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बताया था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशो होता है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो 1 प्लस काई इक्वल टू हो जाता है K। ठीक है, तो एप्सिलॉन R इक्वल टू कह सकते हैं 1 प्लस जाई, क्योंकि K को ही जो है हम याद रखना रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलो यहाँ तक कर लिया कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, इनमें कई बार एक्सप्रेशन पूछे भी गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, जस्ट हम तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं बेटा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कभी भी डाइलेक्ट्रिक जो है अगर हम प्लेस करते हैं एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट एटम से, और जो डाइलेक्ट्रिक है देन बिहेव करने लगता है लाइक ए कंडक्टर। ये फिनोमेना कहलाता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मतलब कहना है, मतलब ये है, जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को, देखना ध्यान से, जैसे अगर कई बार क्या होता है कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, सपोज कर ले, एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यह हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते गए, तो सोचो ये जो एटम, मैं एक ले रहा हूँ, अभी इसके अंदर एटम के अंदर जो है एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज था, इस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लगेगा, फोर्स लगाने लगेगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, कोई नेगेटिव चार्ज होगा, उस पर फोर्स लगाने लगेगा इधर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम बढ़ाते जाओ, ये फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इसके एटम के अंदर है, ये इलेक्ट्रॉन पे धीरे धीरे जब फोर्स पड़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में रहते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाएगा। डिटैच मतलब निकल जाएगा, अपने पेरेंट एटम से निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो ऑब्वियसली ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसी भी डाइलेक्ट्रिक का। अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था उसके अंदर बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो पोलराइज्ड हुए थे, लेकिन तुम उस पर बार बार फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन बेचारा अपने एटम को छोड़ देगा। ठीक है, उस समय उस डाइलेक्ट्रिक का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हो गया। डाइलेक्ट्रिक का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ब्रेक डाउन से पहले अगर आप देखें तो उसकी जो स्ट्रेंथ थी, जब उसकी स्ट्रेंथ रही होगी कि भाई एक समय तक उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को झेला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करा, रजिस्ट किया, एक समय तक इलेक्ट्रिक फील्ड को रजिस्ट किया, लेकिन एक समय बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा फोर्स लगा दे रहा है कि वो एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया, डिटैच हो गया। तो जहाँ तक उसने अपने आप को,
ठीक है, डाइलेक्ट्रिक बनाए रखा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फ्री हो गया, तो वही डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, उस डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हो गया, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो डाइलेक्ट्रिक किस में बन जाएगा, कंडक्टर में बन जाएगा। कंडक्टर बन गया ना, कंडक्टर इसलिए बन गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, मेटल्स में होते हैं ना, तो कंडक्टर में तो होते हैं, तो वो डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन कहलाता है उस समय। तो उस समय जिस समय तक उसने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रजिस्ट करके रखा, रोक के रखा, क्यों, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ कहलाती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या कहलाती है उसकी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जहाँ तक वो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने आप को ब्रेक नहीं होने दिया, अपने आप को डिटैच नहीं होने दिया, ठीक है, ठीक। तो अपने आप को जो उसकी स्ट्रेंथ रही वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसे ब्रेक कर दिया, वो कंडक्टर बन गया, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर बन गया, तो वो ब्रेक डाउन कहलाता है किसका, डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है। देखो यहाँ पर यही चीज़ मैंने बताई है, ब्रेक डाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा हाई स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पेरेंट एटम से बाहर निकल जाता है, तो वो जो डाइलेक्ट्रिक है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। ये फिनोमेना डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन कहलाता है। जो हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जो उस समय डाइलेक्ट्रिक में एग्जिस्ट कर रहा था विदाउट एनी किसी ब्रेक डाउन, तो वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है मटेरियल की। भाई जब तुम्हें बताया मैंने कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम फील्ड है, लेकिन उस मैक्सिमम फील्ड की वजह से यहाँ से एटम बाहर नहीं निकल पा रहा, इलेक्ट्रॉन डिटैच नहीं हो पा रहा, तो उस समय जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी, ठीक है। किसकी, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। ध्यान रखना है आपको, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये है, चलो यूनिट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होगी वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ही तो है भाई, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक के रख रहा है कोई मटेरियल्स, मेन चीज़ तो वही है, वही तो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो यूनिट जो होती है वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इक्वल टू होता है dV/dr, तो इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर, या न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हैं, न्यूटन पर कुलाम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना, वो भी बोल सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है जो रोक के रखा है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रोक के रखने वाली स्ट्रेंथ होती है किसी डाइलेक्ट्रिक की, उसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। वैक्यूम के लिए ये इन्फिनिटी होती है भाई, बहुत ज़्यादा रोक के रखता है। इन्फिनिटी स्ट्रेंथ होने का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ होगी, कितना ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे इन्फिनिट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जाके इलेक्ट्रॉन टूट पाएगा, इतना तो बहुत वो है मुश्किल, ठीक है। पानी, पेपर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है, माइका के लिए 160 दे रखी है, पोर्क्लेन के लिए 4 दे रखी है, और एयर के लिए 0.8 दे रखी है। ये सब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है, हर एक मीडियम की अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ से बात करते हैं, इस पर बड़े सवाल भी आए हुए हैं और बच्चों को इसमें ज़रा दिक्कत होती है, ठीक है, तो सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक, जैसे जैसे मैं समझाऊँ इसको वैसे वैसे ही समझना, ठीक है। और इसका एक एंड में आपको शॉर्ट प्रूफ भी बता दूंगा कि सर इस तरीके से ये याद किया जाता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, हो गया था। कैपेसिटेंस देखते हैं, और पहला प्लेट कैपेसिटर का विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, मैं इसके डेरिवेशंस आप लोगों को खुद से कराऊंगा। देखो ये जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को आप देख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को मैंने रख दिया, ठीक है, 2 प्लेट्स के बीच में, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों इधर है E0, ठीक है, आप देख ही रहे हैं। जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें चार्जेज इंड्यूस हो जाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया -QP, और इधर चार्ज इंड्यूस हो गया +QP, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इसे कहते हैं हम EP, जो है कैसे कहते हैं इसे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, बड़े वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, जो होगी E0 - EP, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली है जिसकी थिकनेस कितनी है बच्चा, T है, कितनी थिकनेस है इसकी, T, ठीक है, आपको पता है। और 2 प्लेट्स के बीच की दूरी ली है वो है d, कितनी है, d, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है, अगर ये वाला जो फॉर्मूला था आपने जब पढ़ा था, जब 2 प्लेट्स होती थी इनके बीच में क्या होती थी, एयर, तो इधर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता था, इधर वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता था, इनके बीच की दूरी कितनी होती थी, d होती थी। तो आप बोलते थे सर इनके बीच का कैपेसिटेंस कितना होगा, A/ε0/d होता था, ये पढ़ा है वो। और जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, बीच में अगर इसके पेट के अंदर देखा जाए, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर होता था, σ/2ε0,
और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर होता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। और सिग्मा को क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको कह देंगे। बताओ समझ में आया नहीं है? ये हो गया। अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होता है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने बताया था भाई ईपी कितना हुआ जो अंदर ईपी बराबर होता है, जैसे यहाँ पर ई नोट की बोला था आपने, अभी ई नोट बोला था, ये देखो ये ई नोट बोला था, कितना बोला था आपने, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे ही ईपी को बोलेंगे सिग्मा पी बाई, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा पी बराबर पी। ये सब चीज़ें मत भले एक बार को याद करो, बस इतना याद रखो कि जो पेट के अंदर, जो कैपेसिटर के पेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बस इतना ध्यान रखो। वो तो मैं डेरिवेशन तो मैं खुद से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल डेरिवेशन से। चलो मैं आपको इस तरह से बता ही देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, ये था, बहुत बड़ा बना रहा हूँ मैं, जिससे कि आप लोगों को ईजिली समझ में आए, कोई प्रॉब्लम वाली बात कहीं से भी ना हो, ठीक है। ये बताओ, ये डाइलेक्ट्रिक है, क्या है ये डाइलेक्ट्रिक, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से समझते आना, ठीक है। ये थिकनेस थी टी, ये डी है, दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, ठीक है। तो ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और ये जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, और ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी, ईपी होगी, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें कैपेसिटेंस निकालना है। जब दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जाए, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, जिसकी थिकनेस टी है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, सी बराबर होता है, आपको पता है क्यू बाई वी, ये तो पता ही होगा, क्योंकि क्यू बराबर सी वी होता है। लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तुम्हें ये तो पता है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तुम्हें पता है। अगर दो प्लेट्स हो और उनके बीच में अगर मान लो खाली एयर हो, ठीक है, इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई नॉट है, और इनकी डिस्टेंस है डी, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी बराबर ई नॉट इंटू डी होगा। सर कैसे हो गया, अरे भाई ई इक्वल टू होता है ना माइनस के डी वी बाई डी आर। तो बताओ डी वी को क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस वी, और इनके डी आर के दो प्लेट्स के बीच के डी, तो वी बराबर लिख सकता हूँ ई इंटू डी। बोलो इतना समझ में आया आपके, ये चीज़ समझ में आई। अब ये बताओ, इसमें ये तो मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये क्या है, एयर है, ये भी एयर है, ये तो समझ में आ गया वो। अब ये बताओ, यहाँ पर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ये होगी ई इक्वल टू होगा ई नॉट माइनस ई पी। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहा हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बताओ, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये बताओ, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, इनके बीच में लेकिन एयर है, और एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, याद रखना है। इसकी थिकनेस यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस बताओ कितनी हो गई, ये डी है, ये टी है, तो ये थिकनेस कितनी हो जाएगी बच्चों, ये थिकनेस हो जाएगी डी माइनस टी बाई टू, और ये थिकनेस कितनी हो जाएगी सर, डी माइनस टी बाई टू। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो डी माइनस टी बाई टू प्लस टी जोड़ दो, प्लस डी माइनस टी बाई टू जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे और सॉल्व करोगे तो डी ही आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, डी आएगा, जोड़ोगे तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ठीक है ये हो गया। अब मुझे बताओ, इधर भी प्लस है, इधर माइनस है, इधर माइनस इधर प्लस है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ जो है वोल्टेज रहा होगा। इधर भी प्लस इधर भी माइनस है, तो यहाँ भी वोल्टेज रहा होगा। तो एक ये भी रहा वोल्टेज, एक ये भी रहा वोल्टेज, एक ये भी रहा वोल्टेज रहा इनके अक्रॉस सबके। अब चलो v बराबर क्या होगा, v बराबर होता है, फॉर्मूला याद रखना, v बराबर क्या होगा भाई, ई इंटू डी। तो ये बताओ, इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं इसके बीच का। बताओ ई नॉट है इंटू कितनी दूरी तक है ये, डी माइनस टी बाई टू, तो यहाँ लिख दूंगा डी माइनस टी बाई टू। कोई प्रॉब्लम बेटा, ठीक है सर। फिर प्लस करूँगा, फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ कितना होगा बेटा, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना है, ई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थिकनेस का है, कितनी थिकनेस पर अप्लाई हो रहा है, टी थिकनेस पर, तो ई इंटू टी थिकनेस लिखूँगा, प्लस क्या लिखूँगा, फिर वही लिखूँगा सर ई नॉट इंटू कितनी थिकनेस है, डी माइनस टी बाई टू, ठीक है। अभी बताओ, इसको और इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टू आ जाएगा, डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी आ जाएगा। बोलो इतना ही तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बोलो बेटा यही तो आएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पर अपने नोट्स में भी कर रखी है, दिखाऊँ आपको।
एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ये देखिए ई नॉट डी माइनस टू प्लस ई इंटू टी। अब ई जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ आपको पता है के की वैल्यू जो होती है, के की वैल्यू अभी बताया था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बताओ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ई नॉट बाई के नहीं हो जाएगा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है तो ई की जगह ई नॉट बाई के रख दिया है। ठीक है, जहाँ ई नॉट कॉमन ले लिया है, देखो ई नॉट कॉमन ले लिया है तो क्या आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो ये ई नॉट की वैल्यू क्या लिखते हैं, मैंने बताया था ई नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दो कैपेसिटर के बीच के पेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बताया था ना, अभी बताया तो था भाई, दो प्लेट्स हैं, यहाँ पर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, सिग्मा बाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट और नेगेटिव चार्ज की वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ देंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया। ठीक है, क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई। अब सी इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई वी, तो क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी बाई लगे, क्यू से क्यू कट गया तो ये फॉर्मूला आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, जब अगर हम कोई भी दो प्लेट्स के बीच में क्या रख देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं जिसकी थिकनेस टी है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है वो फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। समझ में आ गया, फिर से समझ लो, मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दो प्लेट्स के बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जिसकी थिकनेस टी है। ठीक है, तो मैं ये पता है इसमें ये एयर है, ये मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये एयर है, तो ये कितनी थिकनेस है डी माइनस टी बाई टू, ये कितनी है डी माइनस टी बाई टू और ये कितनी है टी है। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि जहाँ भी प्लस और माइनस होता है, जहाँ भी प्लस और माइनस होता है दो प्लेट्स के बीच में, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट जरूर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि वी बराबर ई इंटू डी होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा वो कितनी दूरी तक करेगा, डी माइनस टी बाई टू तक। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा वो कितनी दूरी तक करेगा बताओ। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है ना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच तो एग्जिस्ट कर रहा है, कितनी थिकनेस तक, टी थिकनेस तक, यहाँ कितनी थिकनेस तक करेगा, डी माइनस टी बाई टू तक। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के तीनों के लिए लिख दिया, इसके अक्रॉस जो है डी माइनस टी बाई टू तक कर रहा था और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में ई नॉट था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पोटेंशियल कितना एग्जिस्ट कर रहा था, टी थिकनेस तक कर रहा था और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई था। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना एग्जिस्ट कर रहा था, डी माइनस टी बाई टू तक कर रहा था और यहाँ पे एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट था, जोड़ दिया ई नॉट डी माइनस टू। अब तुम्हें पता है के इक्वल टू होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बाई के। तो वहाँ पे ई की जगह रख दिया था बेटा ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के रख दिया था इंटू टी। ई नॉट की वैल्यू कॉमन ले ली थी तो लिख दिया था डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू हमने बता दी थी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, सही है। तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और जो चार्ज यहाँ पे हमने माना है ये इधर लिया है प्लस क्यू, इधर लिया है माइनस क्यू। ठीक है, तो ई इक्वल टू सिग्मा बाई होगा चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वोल्टेज हो गया। और वी बराबर होता है ई इंटू डी, ये भी पता होगा। तो वी बराबर होता है वी बराबर ई इंटू डी क्या है, क्यू बराबर होता है सी वी, तो सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी। तो देखो क्यू अपॉन वी की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई की। तो क्यू से क्यू कट गया बच्चा, ये ऊपर पहुंच गया, सी बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये निकाला, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, और ये कई बार पूछा भी गया, ध्यान रखना। ठीक है, ये है। कोई कहेगा सर सिलेबस में नहीं है, नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आया हुआ है मेरे भाई, तो इसलिए कर लेना। ठीक है, ये कह रहा है कंडक्टिंग स्लैब अगर रख दें, कंडक्टिंग स्लैब रख दोगे तो जाहिर सी बात है, तुम्हें पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टिंग स्लैब रख दी तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपको पता है ई नॉट माइनस ई पी, और अंदर जो होता है ई पी किसके बराबर होता है, ई नॉट के। तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, जीरो आ जाती है यहाँ पर, ध्यान रखना। क्योंकि चार्ज पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर वाले सरफेस पर रिसाइड जब तक करते रहेंगे, ठीक है, जब तक कि इनके द्वारा बनने वाला जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। जब हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो हो जाएगा। तो मेटल के अंदर जो है आपको याद रखना है जो है जीरो होता है। तो बस वही याद रखना है, ये एयर है, ये थिकनेस वही थी डी माइनस टी बाई टू, और ये थिकनेस कितनी थी, डी माइनस टी बाई टू। ठीक है, मैंने बताया था इस वाली थिकनेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालें तो देखो ई नॉट
इंटू डी माइनस टी बाई टू प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये जीरो है यहाँ पे, जीरो इंटू कितना थिकनेस टी तक, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फिर ये वही वाला ई नॉट इंटू डी माइनस टी बाई टू हो जाएगा, जो पोटेंशियल है, डिफरेंस है इनके बीच में। तो ये बताओ, ये तो हो जाएगा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी। अच्छा, ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, ये तो होगा। तो वी बराबर सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, ये होता है। अब आप देख सकते हैं सी बराबर होता है, निकालना है क्यू अपॉन वी, तो क्यू अपॉन वी की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा इंटू डी माइनस टी बचेगा। तो देखो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी आ जाएगी। देखो यही चीज़ सॉल्व करिए पूरे में, और फाइनल एक्सप्रेशन क्या ले आए हैं हम, देखो ये आया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बाद में ये कर दिया, डी से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया है फॉर्मूला बनाने के लिए। ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को सी नॉट लिख देते हैं, तो डी अपॉन डी माइनस टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे सी इक्वल टू सी नॉट डी अपॉन डी माइनस टी में। ये भी ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। आई होप समझ में आ गया। यूज़ ऑफ कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये बताया गया है कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक का क्या पड़ता है जब बैटरी हम डिस्कनेक्ट करते हैं किसी कैपेसिटर से। ठीक है, तो ये सिंपल है, आप लोग पढ़ लेना इसको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैंने आपको यहाँ पर इसका मेन कंक्लूजन यहाँ बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ मैं आपको। जब बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर से, तो जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। ध्यान रखना, चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, मतलब चार्ज क्या रहेगा, क्यू नॉट रहेगा। हाँ, अगर बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दी तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। कितनी घट जाती है, के टाइम्स घट जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाता है, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, और एनर्जी जो स्टोर होगी वो के टाइम्स भी क्या होगी, घट जाएगी। अब कैसे कैसे होता है ये देख लो। जैसे मान लो कोई कैपेसिटर है, ठीक है, तुमने पहले तो इसे चार्ज कर दिया, और चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दिया है। ध्यान रखना, उसी समय आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया है बीच में। मैं एक सेकंड रुक जाऊँ, बताता हूँ, एक सेकंड समझा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जब मैं बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दूंगा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका के, ठीक है, तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये घट जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। जो चार्ज है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो है प्लस क्यू माइनस क्यू, जिसे हम कह रहे हैं क्यू नॉट, जो क्यू नॉट है ये चार्ज तो वही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी बराबर ई इंटू डी, तो ई बराबर हो गया ई नॉट अपॉन के इंटू डी, और ई नॉट इंटू डी को क्या बोल सकते हैं, वी नॉट बाई के। तो तुम क्या देख रहे हो, पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा के टाइम्स। यहाँ देखो पोटेंशियल। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी। जब तुमने अभी बताया कि सर मेरा पोटेंशियल के टाइम्स घट गया, तो कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ गया ना, तो सी बराबर होता है के सी नॉट। ठीक है बेटा, क्या होता है, के सी नॉट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे आप चाहो तो यार यहाँ लिख लो ना, जो है अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी बराबर क्यू अपॉन वी हो गया ना, आपको पता है कैपेसिटेंस। तो अगर मैं एयर के लिए निकालूँ, जो है सी नॉट बराबर होगा क्यू अपॉन वी। वी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, वी नॉट बाई के लिख सकता हूँ। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कैपेसिटेंस जो है, ये तो सी था ना यार, ये तो सी था ना, और देखो ये हो जाएगा सी नॉट इंटू के टाइम्स इंक्रीज हो गया। अरे सी नॉट बराबर क्या होगा, क्यू बाई वी नहीं होगा, क्यू बाई वी नॉट, एयर में पोटेंशियल वी नॉट है, तो क्यू बाई वी नॉट को सी नॉट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स घट जाती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी का। तो जो यू है आप देखें, यू इक्वल टू हो गई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम वी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, के टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। जो पोटेंशियल एनर्जी है ये भी क्या हो जाएगी, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए यू इक्वल टू यू नॉट बाई के लिख दिया है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो बता रहा हूँ। लेकिन अगर तुम उसे बैटरी से कैपेसिटर को कंटिन्यूसली कनेक्ट कर रखोगे, इस पर न्यूमेरिकल आए हुए, ध्यान रखना। अगर मैं इस कैपेसिटर को बैटरी से अगर कनेक्ट कर रखा हूँ, तो देखो होगा क्या, होगा ये कि जो है ये मेरे पास बैटरी है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। ठीक है, अब होगा क्या, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो ये वी था, ठीक है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस वी बना रहेगा।
ठीक है। होगा क्या कि जैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखूँगा तो होगा क्या कि जैसे ही मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालूंगा के, तो क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो कि आपको पता है जो चार्ज था, पहला चार्ज था क्यू, ठीक है। अब क्या होगा, क्यू बराबर होता है, देखो ध्यान से सुनना, सी इंटू वी, ये होता है क्यू बराबर सी वी। सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू हो जाएगी सर के टाइम्स सी नॉट इंटू वी। तो के टाइम्स सी नॉट इंटू वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू नॉट लिख सकता हूँ। तो जो चार्ज होगा वो के टाइम्स इंक्रीज हो गया भाई, सी नॉट इंटू वी को क्यू नॉट नहीं लिख सकता। सी बराबर क्या होता है, कैपेसिटी तो के टाइम्स बढ़ जाती है ना, के टाइम्स बढ़ जाती है, तो सी नॉट इंटू वी को क्यू नॉट लिख सकता हूँ। तो जो पहले चार्ज था एयर में, चार्ज था क्यू नॉट, भाई एयर में चार्ज था, एयर जब थी मीडियम एयर था, तो यहाँ पर जो प्लेट थी ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी, तो चार्ज कितना था प्लस क्यू नॉट और ये माइनस क्यू नॉट, ये लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, पहली चीज़। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा याद रखना, क्योंकि कंटिन्यूसली तुम डिस्कनेक्ट नहीं किया ना, तो इसलिए इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसलिए वी बराबर वी नॉट के बराबर होगा। शुरुआत का जो वोल्टेज था वही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तुम देख रहे हो ना, कोई चेंजेस नहीं आएगा जब वोल्टेज में ही कोई चेंज नहीं आएगा, जो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 5 वोल्ट है, ठीक है, और तुम इस कैपेसिटर की प्लेट को कंटिन्यूसली चार्ज पे लगाए हुए हो, तो चार्ज तो कंटिन्यूसली इस पर इतना ही रहेगा, क्योंकि के टाइम्स बढ़ गया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि तुम ये देखो कंटिन्यूसली बैटरी कनेक्टेड है, और बैटरी कनेक्टेड है तो ये चार्ज होता रहेगा, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट जब पड़ता है, जब इसे बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो मीडियम है अपनी एनर्जी को इस मीडियम में दे देगा। जब देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। कितना घटेगा, जितना एनर्जी के टाइम्स जितनी वैल्यू होगी मीडियम की, उतने टाइम घटने लगता है जब हम बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक खर्च करने पड़ता है। अब इसे खर्च करने का समय नहीं मिल रहा, क्योंकि इसे पीछे से सप्लाई एनर्जी मिल रही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए ई नॉट की वैल्यू और वी नॉट की वैल्यू कोई तो चेंज होती नहीं है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है मेरे भाई। और जो पोटेंशियल एनर्जी है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो के टाइम्स इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख रहे थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था, ठीक है, वो ई इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब क्यू के टाइम्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी पे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इसलिए के टाइम्स इंक्रीज हो गई है किसके, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई तुम कहोगे सर ये नहीं आया, अरे यू इक्वल टू होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये बताओ होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। क्यू जो है के टाइम्स बढ़ा गया, तो के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c हो गया, तो यू बराबर के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c को यू नॉट नहीं ले सकते, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, के टाइम्स इंक्रीज हो गई, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतना सब समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये कंप्लीट डायलैक्ट्रिक्स था जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया।